नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज हेबियन रूल या फिर हेबियन लॉ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर एन ओवरव्यू कि हेबियन लॉ और हेबियन रूल क्या होता है। देन हम देखेंगे कि इसके फ्लो चार्ट क्या होता है। देन वी विल सी व्हाट इज इट्स एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को अभी पहले लिखेंगे, लेकिन पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, इसको थोड़ी डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। So in 1949, a person named Donald Hebb said that for a learning to occur, there should be a change in the synaptic gap। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन से। ये एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन है विच हैज डेंड्राइट्स एंड साइनेप्सिस, और ये इसका एक एक्सॉन यहाँ से जा रहा है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करते हैं। अब इस लाइन से डोनाल्ड हेब का कहने का ये मतलब है कि जब भी ह्यूमन ब्रेन के अंदर कोई लर्निंग होती है, या फिर आसान भाषा में, if there is a learning to be taken place in human brain, then it should be possible only if there is a particular change in the synaptic gap। मतलब कि जो यहाँ पे हमारा साइनेप्स है, मतलब कि ये जो आपके डेंड्राइट हैं, ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे। फिर जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करेंगे तो यहाँ पे आपके साइनेप्टिक गैप्स में चेंजेस आएंगे, जो भी आपके यहाँ पे कनेक्शंस होंगे, बिकॉज ऑफ विच लर्निंग विल टेक प्लेस इन द ह्यूमन ब्रेन। मतलब कि यहाँ पे जो साइनेप्टिक आपके गैप्स है उसमें जब चेंजेस होंगे तो आपके ह्यूमन ब्रेन के अंदर लर्निंग होगी। दैट इज व्हाट ही वांट्स टू से हियर व्हेन ही सेज कि फॉर अ लर्निंग टू अकर देयर शुड बी अ चेंज इन दी साइनेप्टिक गैप। तो ये तो हमने समझा एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन है जो हमारे ब्रेन में होता है। मतलब कि ऐसे ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में जिसके थ्रू हम रीड, राइट और सारी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं इसका हेब रूल क्या है, कि व्हाट इज दी हेब रूल। सो लेट अस रीड कि हेब रूल क्या है। सो व्हेन एन एक्सॉन ऑफ सेल ए इज नियर इनफ टू एक्साइट सेल बी रिपीटेडली और परमानेंटली फायरिंग इट, देन ग्रोथ मेटाबॉलिक चेंज टेक्स प्लेस इन बोथ ऑफ द सेल्स। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इतना सारा आपने लिख दिया है, समझ तो कुछ आया नहीं। आसान भाषा में समझाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई सेल ए है और एक सेल बी है। नाउ व्हाट दे मीन टू से इज कि अगर आपकी सेल ए का एक्सॉन इतनी पास है, या तो कनेक्टेड है या फिर एक दूसरे सेल के इतने पास है कि वो उसको या तो रिपीटेडली या फिर परमानेंटली फायर कर सकता है, तो क्या होगा, तो इन दोनों सेल्स के अंदर ग्रोथ होगी, या फिर कह सकते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो इसका एक्सॉन है इट इज क्लोज इनफ टू दी सेल बी, जो कि पॉसिबल होता है इसको रिपीटेडली एक्साइट और परमानेंटली फायर करने में। इसका कहने का मतलब ये है कि अब दोनों यहाँ पे एक दूसरे के पास होंगे सेल्स एक्सॉन्स के थ्रू, तो एक मेटाबॉलिक और ग्रोथ चेंज इन दोनों सेल्स के अंदर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई इसका सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट ये है कि हेब नेटवर्क या फिर हेबियन नेटवर्क फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो उसके अंदर एक लर्निंग हमारी क्या थी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके अंदर वी डिड नॉट नो व्हाट द आउटपुट वाज, जिसके अंदर हमारे को आउटपुट की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, या फिर कह सकते हैं कि कोई सुपरवाइजर नहीं होता है, जो कि इसके नाम से काफी एविडेंट है, अनसुपरवाइज्ड। मतलब कि इसका यही है कि हमारे पास कोई सुपरवाइजर नहीं होगा। अगर अब हमारा हेबियन नेटवर्क फॉर्म करता है बेसिस किसकी, अनसुपरवाइज की, तो जाहिर सी बात है कि इट विल बी यूज्ड इन पैटर्न एसोसिएशन, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अनसुपरवाइज लर्निंग इन्हीं चीजों के लिए यूज करी जाती है। किस लिए? पैटर्न एसोसिएशन के लिए, पैटर्न कैटेगराइजेशन के लिए एंड क्लासिफिकेशन के लिए। दैट इज व्हाई इट विल बी यूज्ड ओवर हियर एज वेल। अब देखते हैं भाई हमारा हेबियंस लॉ या फिर हेब लॉ क्या है। तो इसके अंदर दो मेन प्रिंसिपल्स हैं, दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली। अब पहला क्या है, ये पहले कहता है कि इफ टू न्यूरॉन्स ऑन आइदर साइड आर एक्टिवेटेड सिंक्रोनसली देन द वेट एसोसिएटेड बिटवीन टू न्यूरॉन्स इंक्रीजेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर दो सेल्स हैं आइदर साइड, मतलब इफ यू हैव टू सेल्स और उनको हम सिंक्रोनसली एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब कि सिंक्रोनाइज्ड मैनर में एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो एसोसिएटेड वेट होगा दैट विल ग्रेजुअली इंक्रीज। अब वो कैसे होगा, मान लीजिए ये हमारा ओल्ड वेट था, दिस वाज योर ओल्ड वेट एसोसिएटेड बिटवीन द टू सेल्स या फिर टू न्यूरॉन्स। ठीक है, अब उसके अंदर हमने ऐड करा ये, व्हाट इज दिस, दिस इज द चेंज इन साइनेप्टिक गैप।
अब xi क्या है, xi है आपका इनपुट वेक्टर, दिस इज योर इनपुट वेक्टर, एंड y क्या है आपका, y है आपका आउटपुट वेक्टर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम ऐड करते हैं पुराने वाले वेट में, सो वी गेट दी न्यू वेट। जब ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हम दो सेल्स को सिंक्रोनसली एक्टिवेट करेंगे, वी विल एक्टिवेट देम सिंक्रोनसली, ओनली देन दिस विल हैपन। जब हम दोनों का प्रोडक्ट चेंज इन सिनेप्टिक गैप, मतलब कि इनपुट आउटर वेक्टर का प्रोडक्ट को ऐड करेंगे ओल्ड वेट में, सो वी विल गेट दी न्यू वेट। ठीक है, वेट इंक्रीज हो रहा है ना, ऐड हो रहा है क्योंकि। अब देखते हैं भाई सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है, टू न्यूरॉन्स ऑन आइदर साइड आर एक्टिवेटेड एसिंक्रोनसली। ठीक है, देन द वेट्स बिटवीन देम आर डिक्रीज्ड, इसका ऑपोजिट हो गया। ऊपर सिंक्रोनसली एक्टिवेट हो रहे थे तो वेट हमारा इंक्रीज हो रहा था इन दोनों के बीच का। अब क्या हो रहा है भाई, इसमें इसमें हो रहा है कि एसिंक्रोनसली एक्टिवेट हो रहे हैं, दीज आर बीइंग एक्टिवेटेड एसिंक्रोनसली, दैट इज व्हाई द वेट बिटवीन देम विल डिक्रीज। समझ रहे हो बात को? सो इसका ये जस्ट ऑपोजिट है। सो दीज आर द टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ हेबियन लॉ। इसके कुछ लॉज और है तो मैं आपको समझाता हूं, आई वोंट राइट देम हियर, लेकिन आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। द अदर लॉ इज दिस, कि अगर आपके पास एक सेल ए है और एक सेल बी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इफ यू हैव टू न्यूरॉन्स एंड उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो दोनों का कोई वेट ही इफेक्ट नहीं होगा। ना तो वेट आपका डिक्रीज होगा उनके बीच का, ना ही आपका वेट इंक्रीज होगा उनके बीच का। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक हो गया यार, सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी है कि अगर दो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है तो उनके आपस का जो वेट है वो भी इंक्रीज नहीं होगा, ना ही डिक्रीज होगा। अब थर्ड क्या है, नाउ इफ टू सेल्स और इफ टू न्यूरॉन्स हैव पॉजिटिव इनपुट्स, या फिर इफ दे हैव पॉजिटिव वैल्यूज, तो जो उनका वेट होगा फाइनल, दैट विल आल्सो हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब कि अगर इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू है एसोसिएटेड, देन दिस आल्सो हैज अ पॉजिटिव वैल्यू एसोसिएटेड विद इट, तो जो इनके बीच का वेट होगा दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव, मतलब कि एक पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी उनके वेट की। ठीक है, नाउ फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है, फिफ्थ प्रिंसिपल ये है, और इस केस में हाँ एक चीज और, अगर दोनों का वेट नेगेटिव भी हुआ, दोनों का ही नेगेटिव हुआ, तो भी जो आपका वेट होगा दैट विल हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि एक वेट की पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं भाई हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि अगर किसी की नेगेटिव वैल्यू है और किसी की पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर क्या होगा, हमारे जो वेट्स हैं उनकी एक नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब इसकी पॉजिटिव है, इसकी इसकी नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है, तो जो उनके बीच का वेट होगा दैट विल हैव अ लोअर वैल्यू व्हिच विल बी नेगेटिव। ठीक है, देन अ नेगेटिव वेट विल एग्जिस्ट बिटवीन द टू, कब, कौन से केस में, इफ अ न्यूरॉन हैज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड द अदर वन हैज अ नेगेटिव वैल्यू, तो क्या होगा, आपकी जो वेट की ओवरऑल वैल्यू होगी, या फिर जो वेट एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि हमारा ए पॉजिटिव होता और बी नेगेटिव होता, तो भी यही केस रहता। समझ रहे हो बात को? मतलब कि ऑपोजिट साइंस होते हैं, देन अ नेगेटिव वेट विल एग्जिस्ट। दोनों ही सेम साइन है, या तो नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अ पॉजिटिव वेट विल एग्जिस्ट। कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में, तो कोई वेट में फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी सिंपल लॉज हैं, इसलिए मैंने आपको ये ओरली बता दिया, यहाँ पे लिख के नहीं दिखाए हैं। दीज आर दी टू मेन लॉज जो आपको याद रहने चाहिए, ये तो आपको याद हो ही जाएंगे, इजी है, बट दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, और ये फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं भाई इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट एंड वी विल इनिशियलाइज दी वेट्स एंड बायसेस। अब भाई वेट्स एंड बायसेस आपको मैं समझा चुका हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास इनपुट न्यूरॉन्स हैं या आउटपुट न्यूरॉन्स हैं, देन दीज आर दी कनेक्शंस एसोसिएटेड विद व्हाट, विद ईच ऑफ दीज नोड्स, मतलब कि एक न्यूरॉन्स के बीच में आपस में कनेक्शंस बने हुए हैं जिसके आपके पास वेट होंगे, हर एक कनेक्शन का एक वेट होगा और एक बायस होगा, तो उन्हीं की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इनिशियलाइज द वेट्स एंड द बायसेस। चलो भाई इतनी बात समझ आ गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी विल इनिशियलाइज देम फॉर ईच एस एंड टी। ये क्या लिखा है? नाउ दिस इज द इनपुट आउटपुट पेयर, इसको हम डिनोट करते हैं इनपुट आउटपुट पेयर के रिलेशन में। देखो आप इनको इनपुट आउटपुट पेयर लिख सकते हैं, दिस इज द इनपुट आउटपुट पेयर। हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी हो गई है, बट दिस इज रिटन एज इनपुट आउटपुट पेयर। ठीक है,
अगर आपके पास इनपुट आउटपुट पेयर है देन वी विल मूव फॉरवर्ड, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास कनेक्शन ही नहीं है, देन वी विल सिंपली स्टॉप, लेकिन वी विल कंसिडर कि हमारे पे है ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट्स को देख सकें। तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वी विल एक्टिवेट द इनपुट यूनिट्स एंड द आउटपुट यूनिट्स, मतलब कि xi था यहाँ पे इनपुट वेक्टर, उसको हम एक्टिवेट करके क्या करेंगे si, ठीक है, और जो हमारा आउटपुट यूनिट था या फिर आउटपुट वेक्टर जो था y, उसको हम एक्टिवेट करके क्या करेंगे t, तभी यहाँ पे लिखा है s और t, इनपुट आउटपुट पेयर, ठीक है। तो इनको हमने एक्टिवेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वी विल अपडेट दी वेट्स एंड दी बायसेस, मतलब कि अब हम वेट और बायस को अपडेट करेंगे, जो कि क्या क्या फॉर्मूले से दिए होंगे, इस फॉर्मूले से दिए होंगे, इसको आप समझाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको जाना पहचाना होगा क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा था, दोबारा समझा देते हैं। दिस इज द ओल्ड वेट एंड वी विल गेट द न्यू वेट व्हेन वी विल ऐड द प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट वेक्टर एंड द आउटपुट वेक्टर, मतलब कि xi हमारा इनपुट वेक्टर है और y हमारा आउटपुट वेक्टर है, उन दोनों को प्रोडक्ट को जब हम ऐड करेंगे पुराने वेट में तो हमारे को नया वेट मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे को बी न्यू कब मिलेगा, मतलब कि अपडेटेड बायस कब मिलेगा, जब हम पुराने बायस में y को ऐड करेंगे, मतलब कि आउटपुट वेक्टर को ऐड करेंगे ओल्ड बायस में, देन वी विल गेट दी न्यू बायस वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, वी विल फाइनली स्टॉप, ठीक है, वी विल फाइनली स्टॉप। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ हेबियन फ्लो चार्ट, मतलब कि हेबियन नेटवर्क ऐसे काम करता है। अब इसका एल्गोरिथम भी देख लेते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू द फ्लो चार्ट ओनली। तो इसका एक स्टेप जीरो लिखते हैं। स्टेप जीरो क्या है, इनिशियलाइज द वेट्स एंड द बायसेस फॉर ऑल द इनपुट्स, मतलब कि हम वेट्स को और बायसेस को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, वी विल इनिशियलाइज देम फॉर ऑल इनपुट्स, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ये इनपुट लिखा है फॉर ऑल इनपुट्स। नाउ वी विल सी स्टेप वन स्टेप वन हमारा क्या है, नाउ फॉर ईच ट्रेनिंग इनपुट एंड आउटपुट पेयर वी विल परफॉर्म स्टेप्स फ्रॉम 2 to 4, मतलब कि जो भी आपके इनपुट और आउटपुट पेयर निकल के आएंगे, जो भी इनपुट और आउटपुट पेयर निकल के आएंगे उनके लिए हम कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, स्टेप्स 2 to 4 अभी लिखेंगे, ठीक है, घबराओ मत। जो भी हम स्टेप 2 से लेकर 4 तक यहाँ लिखेंगे दोज विल बी अप्लाइड फॉर ऑल द इनपुट आउटपुट पेयर्स, ठीक है। तो ये बस बताने का तरीका है स्टेप का कि हम जो इनपुट आउटपुट पेयर आएंगे हम उन पे बाकी सारे स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 4 तक, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई हमारा स्टेप 2 क्या है, वी विल सेट द एक्टिवेशन इनपुट यूनिट्स। इसका क्या मतलब है, मतलब कि हम इनपुट यूनिट्स को एक्टिवेट करेंगे, क्या करेंगे, x विल बी इक्वल टू xi विल बी इक्वल टू si, ठीक है, मतलब कि इनपुट हैज बीन एक्टिवेटेड, इनपुट आपका एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब देखेंगे कि भाई स्टेप 3 क्या है हमारा। नाउ स्टेप 3 इज आउटपुट यूनिट्स को एक्टिवेट करना, we will be activating the output units which will be given by y is equal to t. Now what we have done, we have activated the output units, हमने output units को भी activate कर दिया। अब हम क्या करेंगे स्टेप 4 में we will adjust the weight and the biases, मतलब कि हमारा जो weight है वो अपडेट किया जाएगा, उसको हम अपडेट करेंगे प्लस एडजस्ट करेंगे, ठीक है, प्लस हमारे बायसेस को भी अपडेट किया जाएगा। कौन से फॉर्मूलाज के बेसिस पे, इन दोनों फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम अपने बायस और वेट्स को अपडेट करेंगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द एल्गोरिथम ऑफ हेबियन लॉ, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है मैंने आपको कि हेबियन लॉ क्या होता है और हेबियन रूल क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट डिटेल वीडियो यू विल फाइंड कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं मार्क्स अपने एग्जामिनेशन में। इफ यू राइट दिस इज मोर देन इनफ। आपको यहाँ पे पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख दीजिए इसकी कि किसने निकाला था, कब निकाला था, एंड इसको थोड़ा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से समझाइए। देन गिव अ ब्रीफ अबाउट द हेबियन रूल, देन वी विल टॉक अबाउट द हेबियन लॉ। इफ यू वांट आप यहाँ पे 5 लॉज लिख सकते हैं, लिखेंगे बहुत अच्छी बात है क्योंकि आखिर के 3 बहुत ईजी हैं। ओनली दीज वंस आर द वंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, ये तो लिखने ही लिखने हैं अलॉन्ग विद द फॉर्मूला। देन आप एग्जाम में एक फ्लो चार्ट बना के आइएगा, फ्लो चार्ट के अंदर आपके ये यहाँ आ रहे हैं यूनिट्स, इन सबको फॉलो करते जाइए। देन लास्टली राइट द एल्गोरिथम। अगर आपको फ्लो चार्ट आता है तो एल्गोरिथम लिखने में कुछ भी नहीं है क्योंकि क्या है, यही चीज को हमने
रिटन में लिख दिया, दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट। ठीक है, वो एक हमारा फ्लो के फॉर्म में है, दिस इज अ स्टेप वाइज रिटन मैनर। ठीक है, वो थ्योरेटिकल होता है थोड़ा, एंड दिस इज ड्रॉन विद डायग्राम्स। सो गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्रिप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड along with subscription, अगर आपको वीडियो में समझ आया है so write wow in the comment section, it would be great to know that you were able to understand it. So guys, हम दूसरी वीडियो में देखेंगे एडाप्टिव लीनियर न्यूरॉन, मतलब कि एडेलाइन। ठीक है, वी विल सी एडेलाइन इन दी नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। इससे पहली वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैंने डिस्कस करा था टाइप्स ऑफ लर्निंग्स, जिसके अंदर एक हमने पार्ट यहाँ देखा अनसुपरवाइज लर्निंग का। ठीक है, और हमने काफी डिटेल में समझाया है तीनों चीजों को। 3 टाइप्स की लर्निंग्स होती हैं, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग। उन तीनों को हमने समझाया है लास्ट वीडियो में। सो प्लीज डू वॉच दैट, देन कम टू दिस वीडियो, देन नेक्स्ट वॉच एडेलाइन। ये सारी सीक्वेंस में वीडियोस है, मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो आई मेरे को लग रहा है ये शायद 30th वीडियो है, पहले की सारी वीडियोस आई होप सीक्वेंस में देख रहे हैं आप। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।